इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के 93,000 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटे में 513 लोगों की मौत हो गई है और ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें, कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और उसका नतीजा ये है कि 93,000 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 513 लोगों की मौत हो गई है। इस साल के सबसे ज्यादा केस। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कोरोना का कहर जारी है और 93,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 513 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, सबसे बड़ा आंकड़ा। सबसे बड़ा आंकड़ा है इस साल का, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन पहले ही लगभग 90,000 मामले 24 घंटे में आए थे, लेकिन आज 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मौत की संख्या भी हालांकि पिछले एक दिन से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। नए केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जाए और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाया जाए। यही दो ही रास्ते हैं जिससे कि केसेस में कंट्रोल किया जा सकेगा। जी, और बड़ी खबर आपको बता दें, इस साल के सबसे ज्यादा केस, हैरान करने वाला और परेशान करने वाला यह आंकड़ा, 93,000 से ज्यादा केस और पिछले 24 घंटे में 513 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि डराने वाला यह आंकड़ा है। अब तक का सबसे ज्यादा केस ये है, 93,000 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी उन्होंने अपील की है कि अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहनें और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। नॉर्थ 24 परगना में कुछ लोगों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के मकान और एक गाड़ी पर हमला किया है, आग लगा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंचे हैं और इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर एक आर्सन इंसिडेंट हुआ था कल रात को। उसमें 3 गाड़ी जल गया, तो उसमें हम लोग के पास कंप्लेंट आया अननोन पर्सन्स का अगेंस्ट। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, होपफुली माने इमीडिएटली उसका अरेस्ट हो जाएगा। टीएमसी के गुंडागर्दी का निशानी है। यहाँ पर कुछ मीडिया के लोग, आप ही के भाई बंधु यहाँ रुके हुए थे, वो हम लोग का प्रोग्राम कवर किए कल रात। इसी रंजिश में टीएमसी आकर के यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क थी और मोटरसाइकिल पार्क थी उस पर आग लगा दिया। टीएमसी के गुंडे थे। तो हमारी बात हुई है डीजीपी से, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी गुंडे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव का दौर और हिंसा का दौर साथ साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी उत्तर 24 परगना से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता सीधे आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस हरकत को अंजाम दिया है। क्या कार्रवाई अब तक हुई है? बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ 24 परगना के जगदल इलाके में जो ये घटना हुई है, जिसमें 3 गाड़ियां जला दी गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है और पूरे मामले की जांच चल रही है। सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं का यह आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और बंगाल चुनाव के दौरान यह बार बार देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर पर या फिर उनके गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है और पुलिस यह कह रही है कि इस पूरे मामले का एफआईआर दर्ज किया गया है और कार्रवाई हो रही है। और यही नॉर्थ 24 परगना के जो जगदलपुर इलाके में कल देर रात घटना हुई है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ था और उसमें 3 गाड़ियों को जला दिया गया है। इसमें भी पुलिस यही कह रही है कि एफआईआर दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो इस मामले में आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा एक के बाद एक हो रही है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की खबर आई। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह मारपीट की है। पूर्वी मेदिनीपुर की यह घटना है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप सीधे टीएमसी के लोगों पर लगाया है कि उनके साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यह मारपीट की है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अगर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से मारपीट की जाती है तो बार बार बीजेपी के नेता कार्यकर्ता टीएमसी का नाम ले रहे हैं। इस घटना को लेकर भी यही बात दोहराई गई है। क्या ये महज राजनीतिक आरोप हैं या वाकई इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए चुनाव के दौरान तो यह टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां भी टीएमसी के कार्यकर्ता मजबूत होते हैं वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हैं, उनके गाड़ियों में आग लगा देते हैं और उनके घर पर हमला बोलते हैं। जैसा कि 2 फेज का जो चुनाव हो चुका है उसमें भी आपने देखा होगा कई जगह जहां पर टीएमसी मजबूत है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ के अंदर तक नहीं जाने देते हैं। तो यह महज चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि यह हकीकत भी है बंगाल के चुनाव के दौरान, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात सामने आते हैं। और कल जो घटना हुई है इसमें भी यही देखने को मिल रहा है। तो इसको महज चुनावी स्टंट नहीं माना जा सकता है, यह बंगाल के जमीन की हकीकत है, जहां पर वोट के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हैं और उनको यहां तक कि कई जगह देखने को मिला जहां पर हमला के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उनकी स्थिति भी गंभीर देखने को मिल रही है। जी, अब इस पर मामले पर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव के अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आई, लेकिन बंगाल चुनाव के बीच ही अब बीजेपी ने टीएमसी पर सबसे बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने एक ऑडियो टेप का हवाला देते हुए टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोयला घोटाले के नाम पर टीएमसी ने वसूली का टारगेट दिया था। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि उगाही स्कैंडल करीब 900 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक का है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार, कटमनी और उगाही का स्कैंडल चल रहा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए वसूली रैकेट चलाने का सीधा आरोप लगाया है। ये उगाही, ये भ्रष्टाचार, ये तोलाबाजी, ये सिंडिकेट राज, ये मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है और उनके भतीजे के खासम खास विनय मिश्रा उगाही एजेंट बन के सबसे डिमांड कर रहे हैं। ये विनय मिश्रा, विकास मिश्रा, अशोक मिश्रा बताया जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी के बड़े खासम खास हैं और इस स्तर पे उगाही है कि टारगेट दिए जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के। इस महीने का टारगेट 40 करोड़। ये जो पूरा उगाही स्कैंडल कहना गलत नहीं होगा, बताया जा रहा है करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। उगाही स्कैंडल बोलकर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया गया तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट करके ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, पीसी और भाईपो की करामात। जो ये जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता राज के दौरान उनके परिवार ने क्या काला पीला किया, वे ये पढ़ लें। ये तो सिर्फ एक इशारा है, अभी और परतें खुलना बाकी है जो प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद खुलेगी। असल परिवर्तन होकर रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय का ममता बनर्जी सरकार पर हमला। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन,
अब ये एक क्या बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है बीच चुनाव के वक्त, और वो ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। जवाब भी कोई दे पा रही है टीएमसी? ये सबसे अहम बात कि इशारों पर ये सारे हमले ममता बनर्जी पर किए गए और निशाने पर उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी। लेकिन कट मनी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कोयला घोटाले में किस तरह से कमीशन का पैसा एक परिवार में पहुंचता रहा, यह आरोप बीजेपी इसके जरिए लगा रही है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या बीच चुनाव के वक्त एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेरने का, और टीएमसी कोई जवाब दे पा रही है? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर अब तक टीएमसी के कोई नेता और कार्यकर्ता सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है इसमें सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी का नाम लिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उनकी सरकार आएगी तो अभिषेक बनर्जी को जेल जाना होगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी को चुनाव के बीच मौके पर एक मुद्दा मिल गया है जो सीधे तौर पर टीएमसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और बीजेपी के जो भी नेता अब आएंगे यहां पर चुनाव प्रचार के लिए, उनके सीधे तौर पर निशाने पर टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और अभिषेक बनर्जी को लेकर ये लोग सवालों के घेरे में भी खड़ा करेंगे। तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है जिसमें सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी पर कट मनी लेने का जी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाए जाने की तैयारी अब और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस इसके लिए पंजाब जाने वाली है, रोपड़ जेल में जहां पर बंद है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश में कई मामले उन पर दर्ज हैं और इसीलिए अब पूरी तैयारी भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत जो आदेश दिया उसके बाद पंजाब सरकार ने एक पत्र भी लिखा है और अब एक पुलिस की टीम पहुंचने वाली है पंजाब में मुख्तार अंसारी को लेकर, जो उत्तर प्रदेश आएगी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या तैयारियां की जा रही है इसके लिए मुख्तार अंसारी की यूपी लाया जा सके? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार ने कल देर रात एक चिट्ठी लिखी थी यूपी के प्रमुख सुग्रा उन्नीस अवस्थी को, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यूपी सरकार उन्हें ले जाए और बाकायदा वाहन का बंदोबस्त करे। उस वाहन के साथ साथ उनके जो इलाज की व्यवस्था है, जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको किया जाए। लेकिन अब यूपी सरकार के गृह विभाग की खबर है कि यूपी पुलिस तैयारी कर रही है मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करने की और जल्द ही किसी भी वक्त यूपी पुलिस पंजाब जाएगी और अपनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को बांदा जेल लाया जाएगा, जहां स्पेशल बैरक में रखा जाएगा और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार की अगली जेल कौन होगी। प्रशांत, बिल्कुल, तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लाया जाएगा मुख्तार अंसारी। लेकिन पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है सियासी घमासान, आरोप प्रत्यारोप, और ऐसे में ममता बनर्जी और उनके परिवार के खिलाफ एक ऑडियो टेप जारी करके बड़ा हमला बीजेपी की ओर से। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ममता बनर्जी पर भी बड़ा हमला बोला और बंगाल को कंगाल करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता राज्य में बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। अभी वेस्ट बंगाल की जनता ही चाहती है कि भाई बीजेपी के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बंगाल को ममता ने कंगाल कर दिया है, उस बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए बीजेपी के हाथ में सत्ता देने की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है और नंदीग्राम में भी मतलब बीजेपी के शुभेंदु जो अधिकारी है वो भी वहां से जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। असम और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। आज असम के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरते दिखाई देंगे। अमित शाह आज असम में 3 रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी की झाकुलबारी में भी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल में 4 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं और इस करके वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट जुटाएंगे। योगी आदित्यनाथ हुगली की खानाकुर विधानसभा सीट और जंगीपाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं योगी हुगली की ही चंदन नगर सीट पर प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हावड़ा जाएंगे, अमता विधानसभा सीट पर यहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। लेकिन इस पूरे मसले के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ममता बनर्जी पर हमला करते नजर आए और एक बार फिर से
अब बंगाल में जीत का उन्होंने दावा किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर हिंसा फैलाने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे थे अभी दर्शन के लिए, हमारे साथ खुद मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है और यहाँ से जो कमरहट्टी से उम्मीदवार है टीएमसी के मदन मित्रा, वो पहले शारदा घोटाले में जेल जा चुके हैं, कैसे पराजित करेंगे? देखिए, पिछले बार भी यहाँ की जनता उनको हराया था। इस बार इस चुनाव में सीपीएम अप्रासंगिक हो चुकी है, उनकी कोई वजूद बची नहीं है। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की युवा उम्मीदवार, लड़ाकू उम्मीदवार, स्वच्छ छवि के धनी राजू बनर्जी जीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मदन मित्रा जेल जाएंगे। अभिषेक बनर्जी का एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है जिसमें वो 35 से 40 करोड़ पर मंथ कोल घोटाले में कट मनी मांग रहे हैं। क्या आपकी जब सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी? सरकार आना नहीं आना अलग विषय है, लेकिन जो चोरी करेगा वो जेल जाना तय है। जो भी गुनहगार है सब जेल जाएंगे। अभी आप घूम भी रहे हैं, यहाँ भी चुनाव होना है, किस तरह से देखते हैं बीजेपी को, कहाँ देखते हैं? 200 पार, कोई संदेह नहीं है। बंगाल में मौसम परिवर्तन होके ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार यहाँ बनना तय है। एक चीज देखा जा रहा है कि लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हमला हो जा रहा है, उनको बूथों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है और कल भी जो नॉर्थ 24 परगना है वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर हमला हो गया है। देखो, हम चुनौती देते हैं ममता दीदी और उनकी भाईपो और उनकी चेले चपाटी जितने भी हिंसक वारदात कर दे, लेकिन बंगाल की नौजवान, बंगाल की माताएं, बंगाल की बहनें, बंगाल की आम जनता मन बनाए हैं मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद करने के लिए। प्रजातंत्र में हिंसा की कोई स्थान नहीं है। हम जबरन उनको हराएंगे, बैलेट के आधार पर हराएंगे। अभी आप आए थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर, क्या मांगा है अपने माँ से? सोनार बंगला हो, इसी को मैंने मांगा। प्रधानमंत्री जी की पूरा उद्घोषणा है, जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता है, संपूर्ण भारत की विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बंगाल विकसित होगा तो पूर्व भारत होगा। कलकत्ता उसकी पेंट है, एक मूल केंद्र है। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ पर पहुंचे थे अभी दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में, और आपने साफ तौर पर यह सुना कि जो बंगाल अभी है इसको परिवर्तन लाना है यहाँ पर और इसको सोनार बांग्ला बनाना है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के जनपद मार्केट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को मास्क लगाने के लिए यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के कहर से जुड़ी हुई। 24 घंटे में इस साल कोरोना के नए मामलों की संख्या सबसे बड़ी तादाद में सामने आई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटों में आए मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। एक दिन में कोरोना से कुल मिलाकर 513 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और यह एक बड़ा आंकड़ा जो रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर सिंह मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा आ रहा है वो डराने वाला भी है। रवि, आखिर क्या वजह बताई जा रही है आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों को जारी करते हुए? आधिकारिक तौर पर प्रशांत यही बताया जा रहा है कि लगातार, क्योंकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में शुरू हुई और 16 जनवरी से पहले केसेस में कमी आई थी, तो लोगों को लगा कि कोरोना अपने आप लगभग 1 साल रहने के बाद
कम होने लगा है, इसके केसेस कम होने लगे हैं और इसका खतरा भी कम हो गया है, तो लोग लापरवाह भी हो गए। सरकारें, राज्य सरकारें जो अपने तरीके से वहां पर नियम कायदे कानून बना के बैठी हुई थी, उसका सख्ती से शुरुआती दौर में जब पीक पर कोरोना था सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, तो उसका पालन करवाया जा रहा था, मास्क को लेकर चालान किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखा जा रहा था, लेकिन वो भी देखा गया कि उसमें भी ढिलाई बरती गई और जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो लोगों ने पूरी तरीके से खुलकर सामने लोग आने लगे और तमाम जो नियम कायदे कानून गाइडलाइन हो, बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि लोग बड़ी तादाद में लापरवाही बरतते दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देश भर में कोरोना के जितने नए मरीज रोजाना आते हैं, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से आ रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में दिक्कत और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। देश के कई हिस्सों में हालांकि कोरोना अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार दिक्कत पैदा हो रही है और इसमें कई जिले महाराष्ट्र के शामिल हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो मुंबई में है, जहां मरीजों और मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। दादर सब्जी मंडी में और दिनों से ज्यादा भीड़ अब दिखाई देने लगी है। कई लोग तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन वो नीचे लटका नजर आ रहा है, यानी लापरवाही साफ देखी जा सकती है। क्या देख रहे हैं हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह दादर से, ये सीधी खबर बता रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा या मिनी लॉकडाउन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जो इशारा दिया कि पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है, उस चेतावनी के बावजूद भी स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दादर की तस्वीर उसी तरह है जिस तरह हर रोज सामने आती है। आप देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है और साथ ही साथ इस भीड़ में किस तरह से कोविड नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ कि इस भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है और सोशल डिस्टेंसिंग ना होने के चलते कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में अब सोचने वाली बात प्रशासन की है, क्योंकि तमाम तस्वीरें जो इस तरह से नज़र आती हैं वो कहीं ना कहीं ये यही बताती हैं कि बीएमसी की लापरवाही है, बीएमसी इस पर ध्यान नहीं देती है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी शुक्रवार को दी कि लोग अगर नहीं मानेंगे तो पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ सकता है मुंबई सहित महाराष्ट्र में। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। लेकिन सड़कों पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दर्शक देख पा रहे हैं, ये तो डराने वाली है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही उन गाइडलाइंस का जिसकी बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या आप देख पा रहे हैं दादर में लोग के बाद क्या असर होता दिखाई दे रहा है इतनी तमाम अपीलों का? देखिए प्रशांत, शुक्रवार को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य को संबोधित किया था, उस वक्त ये कहा था कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो हमको पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना पड़ा था। संकेत भी साफ तौर पर ये दे दिया था कुछ आंकड़ों को बताते हुए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 के करीब मामले सामने आए हैं, वहीं मुंबई में 9,000 से ज़्यादा। तो ये जो आंकड़े हैं उसके बावजूद लोग मान तो नहीं रहे हैं। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड के अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये दादर मंडी की सब जो तस्वीर होती है ये हर दिन की होती है, कोई एक दिन की बात नहीं होती है, हर दिन की होती है। लेकिन बीएमसी प्रशासन जो है, क्योंकि ये मंडी जो लगवाता है वो बीएमसी प्रशासन लगवाता है, वार्ड का जो ऑफिस है यहाँ दादर का वो उसका अधिकारी लगवाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो आखिर इनमें से सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ कि अगर इतने सारे केसेज मुंबई में सामने आ रहे हैं तो क्यों नहीं बीएमसी सीएम की बात सुन रही है। बहुत से सवाल हैं, ये बड़े सवाल भी हैं जिन पर गौर करना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई में भले ही कोरोना के मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं लेकिन लोग भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई में दादर के ही शिवाजी पार्क में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग दिखाई दिए। वहां एक पार्क में पहुंचे लोगों के चेहरों पर मास्क नदारद और लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले नजर आए। कोरोना नियमों की किस तरह से धज्जियां यहां उड़ाई जा रही है यह समझा जा सकता है। यह तस्वीर है शिवाजी पार्क की, मशहूर खेल मैदान जहां बड़ी तादाद में लोग खेल के लिए आते हैं। लेकिन क्या
स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन गाइडलाइंस का पालन हमें नहीं करना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। सख्ती बढ़ती जा रही है तो कई जगह विरोध भी होता है, लेकिन अब देखना यह जरूरी है कि क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त पुणे में मौजूद हैं। वैभव, लगातार इस तरह की खबरें पुणे से भी आती रही है, सख्ती वहां भी बढ़ती गई थी, लेकिन क्या कोई असर होता दिखाई दे रहा है जहां आप मौजूद हैं? क्या देख पा रहे हैं? देखिए, असर अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया है। लगभग 10,000 के ऊपर कल की मरीजों की संख्या जो है कोरोना की वो चली गई है और 12 घंटे का मिनी लॉकडाउन जो है वो शुक्रवार से लगा दिया गया है। आज लॉकडाउन की मिनी लॉकडाउन की पहली सुबह है। लोग जो है वो काफ़ी डायलेमा में है, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि लॉकडाउन पूरी तरह से लगेगा या नहीं लगेगा। डर से लोग घरों से बाहर निकलकर जो ज़रूरी सामान है उसकी खरीदारी में लगे हुए दिखाई देते हैं। कल रात को जब 6 बजे कल शाम को लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद तुरंत 6 बजे सारे व्यापारियों ने, जो मुख्य मार्केट है पुणे का लक्ष्मी रोड का, वो बंद कर दिया गया था। शहर भर में इसी तरह 6 बजे सारे शटर्स जो है वो डाउन कर दिए गए थे। आज सुबह 6 बजे के बाद जब लॉकडाउन खुला तभी भी रविवार होने के कारण 10 बजे तक काफ़ी बड़ी मात्रा में यातायात जो है वो रास्ते पर नजर नहीं आ रही थी। हालांकि अब हम सब्जी मंडी में है, पुणे की महात्मा सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वैभव, और कोशिश ये भी करेंगे कि इन लोगों के रिएक्शन भी जान सकें कि वो आखिर क्या वजह मानते हैं कि कोरोना तेजी से फैलता चला जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये महाराष्ट्र की दिक्कत नहीं, कई और राज्यों में इस तरह की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ उन्हीं में से एक है जहां कोरोना लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 5,818 नए मरीज सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 31 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। अकेले राजधानी रायपुर में ही पिछले 24 घंटे में 2,287 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, और कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत रायपुर में हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी कोरोना केस बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके बाद 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक बार फिर दुर्ग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। रवि हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। रवि, अब अगर तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर जो कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या उनकी ओर से कोई और सख्ती के संकेत? सख्ती के संकेत ने केंद्र ने तो दे दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम राज्यों के साथ में बैठक की थी, मुख्य सचिवों के साथ में बैठक की थी, और खास बात यह है कि उसमें राज्यों के आला पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। और उसकी वजह यह थी कि पुलिस के अधिकारियों को भी एक मैसेज जाए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर चालान की व्यवस्था है वो पुलिस को देखना होता है। तो मुख्य सचिवों को कैबिनेट सेक्रेटरी ने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर कोरोना का जो गाइडलाइन तय किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसका पालन अगर कोई नहीं करता है, उसको वायलेट करता, उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है या पुलिस एक्ट है, उसके तहत उसको जुर्माना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो राज्यों को साफ संदेश और साफ निर्देश दे दिया गया है। केंद्र की ओर से तो ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जरूरत के मुताबिक सख्ती बरत सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं? पुणे में वैभव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वैभव, लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या वो रिएक्ट करते हैं? क्या उनकी अपनी लापरवाही इसमें एक बड़ा रोल निभा रही है कोरोना मामलों को बढ़ाने में? जी देखिए, तकनीकी तौर पर देखा जाए, लोगों से बात हम जरूर करेंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर भी देखा जाए तो महाराष्ट्र देश भर में ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और पुणे ऐसा शहर है जिसने कई स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा टेस्टिंग जो है, लगभग 20-22 हजार तक पुणे की टेस्टिंग जो है वो पहुंच चुकी है, जो कि भारत के कई राज्यों में देखे भी नहीं जा रही है इतनी, पूरी स्टेट में मिलाकर जो एक डिस्ट्रिक्ट में किए जा रहे हैं पुणे में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोरोना की वजह क्या है, क्यों बढ़ रहा है, आप क्या एहतियात बरत रहे हो इसके लिए? कुछ नहीं, मास्क पहन रही हूँ, और लोग मास्क वगैरह पहनते नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है कोरोना। आप ये अब बाहर निकलना आपको कितना जरूरी लगता है? मिनी लॉकडाउन लगाया गया है 12 घंटों के लिए,
उसके बाद हो सकता है 2 दिनों में अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरी तरह से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दे, क्योंकि आंकड़े जो है वो कम नहीं हो रहे। क्या पूछा आपने? रोज की जरूरतें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इतनी भीड़ जो है वो मंडी में दिखाई महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है, खाना वगैरह बनाने के लिए तो चाहिए ना, सब्जी और दूध, बाकी कुछ नहीं। फिर एहतियात पूरी तरह से बरत रहे, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है आंकड़े मरीजों के क्यों बढ़ रहे हैं? मरीजों को मतलब लोग थोड़ा केयर नहीं ले रहे, वैभव तो डर नहीं है। ज्यादातर लोग इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि लोग बेपरवाही से बाहर निकल रहे हैं, डर नहीं है उनके मन में, इसलिए ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ही ये दिक्कत नहीं है, कई और प्रदेश इसी तरह से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। एक जनसभा में तो यहां कोरोना नियमों का मखौल उड़ाता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत प्रत्याशी और बीजेपी नेता आनंद अवस्थी की जनसभा में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जनसभा कर रहे आनंद अवस्थी और उनके साथ वहां पहुंचे विधायक पंकज गुप्ता ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। इतना ही नहीं, बगैर अनुमति के सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी यहां निकला हुआ था। और ये तस्वीरें उन्नाव की आप देख रहे हैं, किस तरह से बेपरवाही से बड़ी सभा की जाती है। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के, लोग ना लगाएं तो ठीक, लेकिन नेता भी अगर इसी तरह का संदेश दें तो क्या असर होगा आवाम पर, यह बड़े सवाल हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, हम देश भर की तस्वीरें दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लापरवाही अगर हम खुद बरतेंगे तो कोरोना तेजी से तो फैलेगा ही। जहां आप मौजूद हैं, क्या आप देख पा रहे हैं और लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वजह क्या वो बताते हैं? देखिए, मैं लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दादर की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पर हर दिन जो है जो सुबह सुबह भीड़ देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते। भाई साहब, मास्क नहीं लगाए हुए आपने? लॉकडाउन कहा है मुख्यमंत्री ने, कर देंगे। आपको लगता है लॉकडाउन चाहते हैं आप? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो आप मास्क तो लगाइए। अभी जस्ट अभी मास्क थोड़ा लगाइए, आपकी सुरक्षा है सर। बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कंटिन्यू। हो तो ये देखिए, इसी तरह से लोग मिलते हैं और जब मिलते हैं तो देखिए भाई साहब ने कैमरा जैसे लगा, मास्क नहीं लगा रहे हैं प्रॉपर सर। सर, लॉकडाउन चाहते हैं आप? नहीं चाहते भाई। लॉकडाउन चाहते हैं क्या? नहीं भाई। तो फिर आप मास्क लगाइए। लॉकडाउन चाहते हैं आप चाहिए ना? आपसे पूछ रहा हूँ, लॉकडाउन चाहते हैं? मास्क लगाए है ना? आप लगाए हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ लॉकडाउन चाहते हैं क्या? मैंने कहा आप मास्क नहीं लगाए हैं। नहीं, आपको इंटरव्यू नहीं देना है बस। अलग अलग तरह के रिएक्शन, ये दिवाकर हम समझ सकते हैं कि जब बात इस तरह की आती है कि आप खुद संवेदनशील हो तो बड़े अजीबोगरीब ये दलील भी दी जाती है, जवाब भी दिए जाते हैं। लेकिन अब ये कोरोना तेजी से दूसरे राज्यों में भी फैलता दिखाई दे रहा है। पंजाब भी उन्हीं में से एक है जहां कोरोना की वजह से हालात अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पंजाब में एक दिन में कोरोना की वजह से 49 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 2700 लोगों की कोरोना रिपोर्ट 24 घंटे में पॉजिटिव आई है। पंजाब में अब तक के इस महामारी की वजह से 7032 लोगों की मौत हो चुकी और इसी वजह से पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर पूरे पंजाब में कोरोना का खतरा अब लोगों को सताने लगा है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कुछ और राज्य इससे प्रभावित हैं। राजस्थान में कोरोना के 1665 नए मरीज सामने आए हैं और इसीलिए सरकारों की भी मुश्किल बढ़ गई है। सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई गई है, लेकिन लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले जयपुर में ही एक दिन में 367 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में ही 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब कई और राज्यों में तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र के पास क्या रिपोर्ट है और क्या उनकी ओर से इस पर आधिकारिक बयान दिया जा रहा है? प्रशांत, अगर महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं जो सबसे पीक पर चल रहे हैं और ये इन 3 राज्यों का
टोटल मामलों के अगर हम आज देखें कि 93,000 जो मामले आए हैं, 93,000 से ज्यादा, तो इसमें इन 3 राज्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैंने जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया, राजस्थान, ये वो राज्य हैं। अब दिल्ली में भी केसेस लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और एक समय ऐसा था कि दिल्ली में केस की संख्या बहुत कम थी और राज्य सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में अब बहुत स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन अचानक शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, केरल से, और अब देश के तमाम हिस्सों में केस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब केस कितना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पिछले साल जब पीक आया था कोरोना का सितंबर में, तो 97,000 से ज्यादा मामले पहुंचे थे, वही हाईएस्ट था। अब 93,000 मामले पहुंच चुके हैं, तो वो आंकड़ा छूने में और उसको क्रॉस करने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने वाला। और ये भी देखा गया था और ये कि एक तरीके से हिदायत भी है, चेतावनी भी है हमें कि अगर लापरवाही इसी तरह से बढ़ती रही तो ये आंकड़ा और ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि कई और राज्य तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। गुजरात में कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक दिन में ही 2,815 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। अहमदाबाद में एक दिन में ही 656 नए केस सामने आए, सूरत में 687, वडोदरा में 384। ऐसे कई और जिले हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए गुजरात सरकार अब और सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रही है।